जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो श्वसन पढ़े थे, और श्वसन में हम आपको बताए थे कि श्वसन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, श्वासोच्छ्वास के उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फिर वहाँ पर हम आपको बताए थे कि श्वसन जो होता है वो उसको हम लोग कई भागों में बांटे हैं कि श्वसन जो है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है या नहीं। उसके आधार पर दो भागों में वायवीय श्वसन, जो श्वसन बताए थे कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता है, ऐसे श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऐसे श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है वो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायवीय श्वसन कौन से स्थिति में होता है, तो अधिकांशतः जनरली जो श्वसन होगा वो वायवीय होगा, और वायवीय तब होगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, मौजूद होगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग को देखना है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर, उसके बाद आगे कहानी शुरू करेंगे। तो पहला आता है, लिंक डाल सकते हैं, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। दो कॉलम बनेगा, एक तरफ वायवीय और दूसरा तरफ अवायवीय। देखिए जाइएगा, पहला जो होता है वायवीय में कि ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। लिख सकते हैं यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का पहला कंडीशन, एकमात्र कंडीशन यही होता है कि वायवीय जो है वो किसके उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन जो होता है यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें ऊर्जा का निर्माण कम मात्रा में होता है। तो लिख सकते हैं इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में कहने का मतलब 38 एटीपी बन रहा था वायवीय श्वसन में, और इसमें मात्र कितना एटीपी, 2 एटीपी बन रहा था। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कम, या लिख सकते हैं इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि कहाँ कंप्लीट होता है। तो जो वायवीय श्वसन है यह माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। शुरू होता है कोशिका द्रव से, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, लेकिन पूर्ण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें ग्लाइकोलिसिस भी जो हो रहा था वो कोशिका द्रव में हो रहा था, और जो उसका ऊर्जा का निर्माण भी होता है वो कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। तो ये पूरी तरह से लिख सकते हैं कि यह कहाँ पूर्ण होता है, तो यह कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। यह कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसमें भी ग्लूकोज का, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। लिख सकते हैं इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसमें लिख सकते हैं, इसमें ऑक्सीकरण तो होता नहीं, क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। तो नेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। पांचवा पॉइंट की अगर बात करें वायवीय में, तो इसमें जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और
हाँ एटीपी होता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मानते हैं। तो इसमें उत्पाद के रूप में CO2 का निर्माण होता है। मुख्य रूप से CO2 बनता है और इधर इथेनॉल बनता है। लिख सकते हैं इसमें उत्पाद के रूप में इथेनॉल का निर्माण होता है। तो ये है वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। नंबर के हिसाब से कितना नंबर के क्वेश्चन है उसके अनुसार इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि पहला वायवीय या ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें मात्र कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी। इसमें 38 एटीपी बन रहा था, इसलिए बोलेंगे इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। शुरू कहाँ से हो रहा था, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस का क्रिया जो है वो कोशिका द्रव में हो रहा था, लेकिन पूर्ण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह जो होता है ये कोशिका द्रव में ही शुरू होता है और कोशिका द्रव में ही क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें ग्लूकोज जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है या ऑक्सीजन का अभाव होता है। इसलिए उस स्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है, आंशिक विखंडन। तो यहाँ पर जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यहाँ पर आंशिक रूप से उसका विखंडन होने से इथेनॉल का निर्माण होता है। तो ये था अंतर, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो हेडिंग आएगा श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर। इसमें भी 2 कॉलम बनेंगे, एक तरफ श्वसन और एक तरफ श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। देखिए श्वसन में क्या होता है, ये जो है इसको बोला गया है कि यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जो श्वसन प्रक्रिया होता है इसको जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, जबकि ये बायोफिजिकल प्रोसेस होता है श्वासोच्छ्वास। इसको लिख सकते हैं यह भौतिक क्रिया है। अगर बात करें कि ये कहाँ संपन्न होता है, ये शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में संपन्न होता है, जबकि ये जो है श्वसन अंग में संपन्न होता है। इसे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये फेफड़ा में हम लोग का पूर्ण होता है। तो ये बोल सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न हो रहा है, वो श्वसन अंगों में होता है, जबकि श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है, कोशिकाओं में। तो लिख सकते हैं कि यह कोशिकाओं में पूर्ण होता है। यह कोशिकाओं में पूर्ण होता है। और ये कहाँ पर पूर्ण होता है, इसको लिख सकते हैं यह श्वसनांग में पूर्ण होता है। श्वसनांग में पूर्ण होता है। थर्ड अगर बात करें तो इसमें हमने बताया कि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। थर्ड में लिख सकते हैं इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो श्वासोच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास में किसी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इसमें से इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कोशिका के अंदर होता है। तो लिख सकते हैं कि यह अंतर कोशिकीय प्रक्रिया है। यह अंतर कोशिकीय प्रक्रिया है। यह कोशिका के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में से बोले हैं कोशिका, यह अंतर कोशिकीय प्रक्रिया है। और इसको जो लिख सकते हैं ये कोशिका के बाहर अंग में हो रहा है, जिसको लिख सकते हैं यह बाह्य कोशिकीय प्रक्रिया है।
प्रक्रिया है। इसमें बाह्य कोशिकीय प्रक्रिया बोल सकते हैं। तो इसमें और लिख सकते हैं कि श्वसन जो होता है, लिख देते हैं पांचवा श्वसन। इसमें श्वसन तीव्र गति से या मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। और ये जो श्वासोच्छ्वास है ये तीव्र गति से होगा, लिख सकते हैं या तीव्र गति से होता है। इस प्रकार से 5 अंतर लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें आपको इम्पोर्टेंट तीनों को याद रखना है। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो पहला पॉइंट है, ये जो रेस्पिरेशन होता है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, और श्वासोच्छ्वास होता है वो क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया होता है। इसको भी नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर अंतर पढ़ने के बाद हम लोग को देखना है कि हमको जैसे कि श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये ऊर्जा का निर्माण कोशिकाओं में कैसे होता है उसको देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण। तो इसमें आता है कि कोशिका में श्वसन के दौरान, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण सरल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कभी कभी विशेष परिस्थिति में प्रोटीन, लिख सकते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से ही मिलकर प्रोटीन बना होता है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से होता है। अभी विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो बोल रहा है कि शरीर में जब ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो मुख्य रूप से 3 तरह के पदार्थों के विखंडन से होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कभी कभी प्रोटीन या अमीनो अम्ल के विखंडन से। जनरली जब हम लोग डेली कार्य करते हैं, तो डेली जो भी हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमारे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, और उस ग्लूकोज का उपयोग हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा के रूप में करता है। दिन भर कार्य करने के बाद जितना ऊर्जा खत्म होता है, उसके बावजूद कुछ ऊर्जा का मात्रा जो बच जाता है, उसको हमारा शरीर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहाँ पर लिख लेता है, यकृत में। हम यकृत के फंक्शन में हम आपको लिखा चुके हैं कि ये ग्लाइकोजन को जमा करता है। तो हमारे अंदर जो भी कार्य करने के बाद जो ऊर्जा बच जाता है, ग्लूकोज बच जाता है, उसको पुनः से किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, और लीवर में जमा रहता है। लेकिन तो पहला जो काम है कि हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में किसको इस्तेमाल कर रहा है, डेली वेजेस के रूप में, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर फास्टिंग है या कोई व्यक्ति बीमार है, भोजन नहीं कर रहा है, तो उसके शरीर में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जाना बंद हो जाता है, ग्लाइकोजन समाप्त हो जाते हैं, उस स्थिति में शरीर जो है वो वसा का उपयोग करने लगता है ऊर्जा के रूप में, जिससे उसके शरीर में जमा जो वसा जो है वो कम होने लगता है, और व्यक्ति जो है वो जो बीमार पड़ने के बाद कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि उसका शरीर जो है वो ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करने लगा है, वसा का। और अगर वो बीमारी जो है वो लंबे समय तक चल रहा है, काफी घातक बीमारी से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, तो शरीर में कुछ समय के बाद वसा भी समाप्त हो जाता है, और जब वो पूरी तरह से खाना बंद कर देता है, तब अंत में क्या होता है कि जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो ऊर्जा निर्माण के लिए किसके ऊपर, तो प्रोटीन के ऊपर निर्भर हो जाती है, और प्रोटीन का विखंडन करना लगती है। तो ये इसीलिए लिखा है कि विशेष परिस्थिति में। ऐसा परिस्थिति कब आता है, जब व्यक्ति जो है किसी घातक बीमारी से, एड्स जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तब उसके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो एनर्जी के लिए प्रोटीन पर निर्भर करती है। जनरली रोज के जो हम लोग काम है, स्वस्थ है, तो हमारा शरीर जो होता है वो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। मान लीजिए फास्टिंग हो जा रहा है, लंबा फास्टिंग हो रहा है, भूखे रह रहे हो, तो उस स्थिति में आपका शरीर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है पर्याप्त मात्रा में, तो फिर किसका उपयोग करने लगता है, वसा का उपयोग करने लगता है, और इससे एनर्जी बनाता है। और जब कोई व्यक्ति घातक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उस स्थिति में अमीनो अम्ल या प्रोटीन का विखंडन करता है, और वहां से ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है
श्वसन अंग जंतु जो होते हैं, जो उच्च वर्गीय जंतु होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, कई तरह के और जंतु होते हैं, तो उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार के अंग द्वारा संपन्न होती है और उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है श्वसन अंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। किताब में पहले पौधा में श्वसन दिया, उसके बाद जंतु में दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जंतु में एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद पौधा में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या होता है? ये तो ऐसे अंग जो कौन सी क्रिया में सहायता करते हैं, श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं, गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं, ऐसे अंग को हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन अंग कहेंगे। और जैसे हम लोग के पास क्या होता है, फेफड़ा होता है, इसमें लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं, ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं श्वसनांग कहलाते हैं। अब अलग अलग जीव और उनमें जो श्वसन अंग होते हैं उसको देखना है, तो उसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो श्वसन अंग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग रचनाएं होते हैं। तो उसको भी हम लोग एक साथ कॉलम बना करके ही देखेंगे। इसमें दो कॉलम बनेगा, एक तरफ होगा जंतुओं के नाम और एक तरफ होगा श्वसनांग, श्वसन अंग। सबसे पहले हम लोग एक कोशिकीय जंतु से बात करते हैं। पहला जो जंतु आता है वो है अमीबा एवं पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं और इनमें किसी विशेष प्रकार का कोई भी अंग नहीं होता है, इसलिए इनमें जो श्वसन क्रिया जो होता है, वो जो श्वसनांग है वो कौन होता है, कोशिका झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो आता है वो आपका कॉकरोच कीट। इसमें कॉकरोच कह सकते हैं, कॉकरोच या ग्रास हॉपर जो होता है, जिसको हम लोग फुंगा कहते हैं, फिटंगी कहते हैं, ठीक है, टिड्डा कहते हैं, तो ये ग्रास हॉपर है। और इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होता है वो होता है ट्रैकिया द्वारा। ट्रैकिया जो विंड पाइप जैसा इसी प्रकार का एक नली के समान रचना होता है, जिसको ट्रैकिया बोला जाता है। और ट्रैकिया का जो ऊपरी छिद्र होता है उसको स्पाइरिकल्स कहते हैं, तो यहीं पर लिख सकते हैं स्पाइरिकल्स भी, स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स से। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें तो आता है केचुआ, अर्थवर्म। और अर्थवर्म में जो श्वसन होता है वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, इसको लिख सकते हैं त्वचा के द्वारा, नम त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। और नम त्वचा के द्वारा जब रेस्पिरेशन की क्रिया होता है तो ऐसे श्वसन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो नम त्वचा के द्वारा संपन्न हो रहा है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा संपन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूटेनियस। और ये किसमें होता है, केचुआ के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आता है एम्फीबियन में जो मेढक हो गया, जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले जीवों को एम्फीबियन कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसमें त्वचा से भी श्वसन होता है, ठीक है, और फेफड़ा के द्वारा भी श्वसन होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। जल के अंदर रहते हैं जीव तो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं और जल के बाहर आने पर फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स जो होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो रेंग करके चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, और इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होता है वो फेफड़ा के द्वारा होता है, इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट तो आएगा मछली। मछली के बारे में आप लोग जानते हैं, मछली में जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ा के द्वारा होता है, गिल्स, इसी को हम लोग गलफड़ा कहते हैं। मछली में गलफड़ा या गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो पक्षी,
बर्ड्स जो होते हैं इनमें श्वसन के लिए फेफड़ा मौजूद होता है। और आखिरी जो आता है वो स्तनधारी जीव आता है, जिसमें हम लोग आते हैं स्तनधारी, या इसी को हम लोग मैमल्स कहते हैं, मैमल्स। और ये जो मैमल्स या स्तनधारी जीव होते हैं इनमें भी श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं और उनका श्वसन किसके द्वारा हो रहा है वो चीज दिया हुआ है। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या होगा। अब बात करते हैं अमीबा और में जो पैरामीशियम है उसमें श्वसन की क्रिया। तो उसके नीचे से शुरू करना है। अमीबा एवं पैरामीशियम जैसे जीवों में श्वसन कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। बात है कि अमीबा एवं पैरामीशियम जैसे जीवों में श्वसन कोशिका झिल्ली से भी होता है और कोशिका झिल्ली से जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। इसमें बताया था कि विसरण क्रिया होता क्या है। विसरण क्रिया का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जो है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है, अपने आप गमन करता है, तो ऐसे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण क्रिया बोलते हैं। मान मूवमेंट ऑफ सबस्टांस जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरण क्रिया। और ये जो विसरण क्रिया होता है वो कोशिका झिल्ली में गैसों के आदान प्रदान के दौरान होता है। और गैसों के आदान प्रदान जब कोशिका झिल्ली से उसको श्वसन बोलते हैं। और ये श्वसन जो है वो किसमें हो रहा है? अमीबा एवं पैरामीशियम में। तो उसको शॉर्ट में भी हम पहले लिखवा चुके हैं। और ऐसे भी है कि अमीबा और पैरामीशियम में जो श्वसन होता है वो कोशिका झिल्ली द्वारा, लेकिन कौन सी क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब यहाँ से पिछले चैप्टर 1 था उसी में क्वेश्चन आया था कि उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं उनमें श्वसन की जो क्रिया है वो विसरण के द्वारा पूर्ण क्यों नहीं होती है, या श्वसन जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो विसरण क्रिया द्वारा उच्च वर्गीय जंतु में क्यों पूर्ण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ये होगा कि उच्च वर्गीय जंतु जो होते हैं उनके शरीर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि अब शरीर का वॉल्यूम बड़ा है, तो शरीर का वॉल्यूम बड़ा होने के कारण उनको अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो विसरण क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि विसरण जो है वो मंद गति से होने वाला क्रिया है, धीमी गति से होने वाला क्रिया है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में जो 1 चैप्टर था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उच्च वर्गीय जो जंतु होते हैं उनमें विसरण क्रिया द्वारा ये जो श्वसन क्यों नहीं होता है। तभी बताया कि जो उच्च वर्गीय जंतु होते हैं इनके शरीर का आयतन बड़ा होता है, और शरीर के आयतन बड़ा होने के कारण इनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि विसरण जो है वो मंद गति से होने वाला क्रिया है, इसलिए विसरण क्रिया द्वारा उच्च वर्गीय जंतुओं में जो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो पूर्ण नहीं होती। तो उसको आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन अभी हमको याद नहीं है क्या है, लेकिन आंसर यही होगा उसका। इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रैकिया की बात करें। दूसरा जो श्वसन अंग होता है वो ट्रैकिया होता है। अभी बताया ट्रैकिया से जो श्वसन होता है वो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें होता है। और ट्रैकिया क्या होता है, देखिए ये मान लेते हैं कि एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, ठीक, कीड़ा है, और इसके शरीर के ऊपर एक छोटा सा छिद्र है। अब इस छिद्र से एक ट्यूब नुमा संरचना, पाइप नुमा संरचना शरीर के अंदर आता है इस प्रकार से। और ये अंतर आने के बाद क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है, कई ब्रांच में बढ़ जाता है इस प्रकार से। और ब्रांच में बढ़ने के बाद ये शरीर के जो विभिन्न ऊतक होते हैं उनसे आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये जो नली है, ठीक है, शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नली के समान जो रचना है, इसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और देखिए इसका एक सिरा जो है वो शरीर के सतह पर मौजूद है। और शरीर के सतह पर ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है, इस ओपनिंग को, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स कहते हैं।
तो स्पाइकल्स में या उसका एक सतह जो होता है वो स्पाइकल्स में आकर खुलता है, शरीर के सतह पर आकर खुलता है, और दूसरा जो सतह सिरा होता है वो सीधे किसके संपर्क में होता है, ऊतकों के संपर्क में होता है, कोशिकाओं के संपर्क में होता है। तो इसका अगर डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या होगा, डेफिनेशन होता है शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाकार का रचना है, हवा भरी नलिकाकार रचना है जिसका एक सिरा शरीर के सतह पर, जिसका एक सिरा शरीर के सतह पर स्पाइरिकल्स में खुलता है, स्पाइरिकल्स में खुलता है, जबकि दूसरा सिरा सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, ऊतकों के संपर्क में होता है। तो फिर से तरह की जो ट्रेकिया होता है शरीर के भीतर अत्यंत शाखित, कहने का मतलब काफी ज्यादा ब्रांच वाला, ठीक है ना, इसमें हवा भरा हुआ क्या होता है, नलिकाकार रचना होता है जिसका एक सिरा तो है शरीर के सतह पर स्पाइकल्स में खुल रहा है, और दूसरा सिरा जो होता है वो सीधे किसके संपर्क में होता है, ऊतकों के संपर्क में होता है, और इसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। डायग्राम बनाने के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन उसको बनाना नहीं है। फिर इसके बाद है कि ये ट्रेकिया द्वारा श्वसन किसमें होता है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़ा मकोड़ा होते हैं, उनमें जो श्वसन क्रिया होता है वो सब के सब किसके द्वारा होगा, ट्रेकिया के द्वारा होगा। तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है गिल्स या गलफड़ा। गलफड़ा क्या होता है, देखिए जनरली आप लोग मछली देखे होंगे, ये मान लेते हैं मछली है, और मछली में यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना, जो संरचना होता है उस संरचना को ही हम लोग क्या करते हैं, गिल्स कहते हैं, गलफड़ा कहते हैं। तो ये जो है ये गिल्स है, ये मछली, और ये गिल्स है। बहुत लोग का सोचते हैं कि डायग्राम बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, अगर इच्छा हुआ तो बना सकते हैं और नहीं इच्छा हुआ तो छोड़ सकते हैं। तो कोई भी मछली जो होता है वहां पर इसको देखेंगे इस प्रकार के संरचना होते हैं, और ये जो संरचना जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। इसका काम क्या है, तो ये श्वसन में किस प्रकार से सहायता करता है, जो मछली होते हैं, मछली में जो जल होता है वो इधर से इंटर करता है, मुख के द्वारा जो जल है वो इंटर करता है, और जब जल मुख से द्वारा इंटर करता है तो वो गिल्स से बाहर निकलता है। ये जो गिल्स होता है वो जालीनुमा होता है, इस प्रकार से जालीनुमा, जैसे उंगली के बीच में गैप कैसे है उसी प्रकार से गिल्स के बीच में भी क्या होता है, गैप होता है, उसी गैप से क्या होता है, जल बाहर निकलता है, और जब जल इससे बाहर निकल रहा होता है उसी दौरान जल में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ये गिल्स क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है श्वसनांग, ये श्वसनांग ऐसा है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ऐसे श्वसनांग को ही हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। तो पहले लिख सकते हैं, यह विशेष प्रकार का श्वसनांग है जो जल में घुला हुआ या घुले हुए ऑक्सीजन, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। अब ये जो गिल्स होता है
ये एक थैलीनुमा रचना में मौजूद होता है, एक पाउच में मौजूद होता है। सभी मछलियों में नहीं होता है, लेकिन अधिकांश को कुछ मछलियां जो होती हैं उनमें ये जो होता है वो थैलीनुमा रचनाओं में मौजूद होता है। और ये जो थैलीनुमा रचना जिसके अंदर गिल मौजूद होता है, उस थैलीनुमा रचना को हम लोग बोलते हैं गिल्स कोस्ट। गिल्स कोस्ट कहते हैं। ये लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गिल्स जो होता है, गिल्स एक थैलीनुमा रचना में मौजूद होता है जिसे गिल्स कोस्ट कहते हैं, गिल चैम्बर कोस्ट कहते हैं। अब ये देखिए, आपको गिल्स में देखिएगा तो इस प्रकार से धारीनुमा संरचना दिखाई देता है, जिससे जल टकराता है। और ये धारीनुमा संरचना जिसको गिल्स कोस्ट में मौजूद है, उनको हम लोग गिल्स पट्टिका कहते हैं। तो लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गिल्स कोस्ट में अनेक गिल्स पट्टिकाएं मौजूद होती हैं। ये 3 पॉइंट था। सबसे पहले बात है कि गिल्स के द्वारा श्वसन किसमें होता है, तो ये बताना नहीं है। गिल्स के द्वारा श्वसन मछलियों में होता है। इसमें गिल्स का खासियत क्या है, तो मछली जो होते हैं वो मुंह जो होता है उनके जल जो होता है वो मुंह से उनके अंदर शरीर में एंटर करता है, और बाहर किससे निकलता है, गिल्स से बाहर निकलता है। जब वो गिल्स से बाहर निकल रहा होता है तो गिल्स पट्टिकाओं से टकराता है, और गिल्स पट्टिकाएं क्या करती हैं, उस जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। तो क्या होता है, यह विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। किसमें पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। फिर कह गिल्स जो है ये एक थैलीनुमा, एक पाउच नुमा संरचना में मौजूद होता है, और उस थैलीनुमा संरचना जिसमें गिल्स मौजूद होता है, उस थैलीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कोस्ट कहते हैं। अब इसी गिल्स कोस्ट में आपको ये जो पट्टी जो जल से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम कर रहे हैं, ये पट्टी नुमा संरचना जो होता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स पट्टिकाएं कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मानव श्वसन अंग। तो इसको लिखने के बाद हेडिंग डाल देना है मानव श्वसन अंग। और मानव श्वसन अंग जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए।